नमस्कार। शिवम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह महाराष्ट्र का घटनाक्रम है। अचानक आज दिन में खबर आई कि अजीत पवार राजभवन जा रहे हैं। उसके साथ ही अटकलों का दौर शुरू हो गया और कुछ देर बाद अजीत पवार सहित 9 एनसीपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया अजीत पवार को। यह अचानक क्या हुआ? हालांकि अजीत पवार काफी समय से नारा चल रहे थे, ये उन्होंने भी प्रकट किया और जो विश्लेषण करता है वो भी इस बात को बता रहे थे कि किस तरह उनको सीमित रोल कर दिया गया। अपोजिशन का लीडर महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने नियुक्त कर दिया शरद पवार जी ने, और बाकी कमान जो कार्यकारी दो अध्यक्ष बनाए, एक अपनी बेटी और एक प्रफुल्ल पटेल को। तो उस समय यह लग रहा था कि इन दोनों के बीच तालमेल खत्म हो गया है। ये दोनों जो है चाचा भतीजा बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और कभी भी कुछ हो सकता है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने जो पिछली बार उन्होंने शपथ ली थी उसके राज खोले और उन्होंने बताया कि शरद पवार की सहमति से ही ये पिछली बार जो सुबह सुबह जो शपथ ग्रहण हुआ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अजीत पवार के साथ, उसमें शरद पवार की सहमति थी। इस बात को बीच में पवार तो वैसे खिलाड़ी हैं, राजनीति के तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही है, छोटी मोटी राजनीति खिलाड़ी हैं, तो वो टालते रहे। लेकिन अंततः उन्होंने स्वीकार कर ही दिया कि हाँ, इसमें मेरी सहमति थी। यानी जो कुछ अब तक चल रहा था कि वो बड़े रणनीतिज्ञ हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो सब कुछ नहीं निकला। वो सिर्फ सौदाबाजी की बात चल रही थी। अब इस घटनाक्रम में भी सौदाबाजी की क्या बात हो सकती है? देखिए, कोई ये पिछली बार की तरह का मामला नहीं है जब केवल 2 व्यक्तियों ने शपथ ली हो। इस बार तो पूरी बारात गई थी, यहां तक कि प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ गए और बड़े बड़े दिग्गज छगन भुजबल हो गए, उनके पुराने मंत्री जो थे, और एक मुस्लिम मंत्री भी इन्होंने शपथ ली। अगर इस पूरे कार्यक्रम में अगर कोई नहीं था तो केवल शरद पवार नहीं थे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले नहीं थी, और जो आवाडे करके और 1-2 और लोग नहीं थे। बाकी ऑलमोस्ट सारे लोग थे। अब दूसरी बात क्या है कि जो इनका दावा है अजीत पवार का कि हमारे साथ 40 विधायक साथ में हैं, तो 40 विधायक अगर साथ में हैं तो ये 40 तक तो नहीं थे जब 2019 में उन्होंने शपथ ली थी। इस बार जो 40 विधायक हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शरद पवार की इसमें सहमति है इस शपथ ग्रहण समारोह में, और ये इनके एनसीपी का इस सरकार को समर्थन देना, इसके वजह शरद पवार की सहमति है, उनका आशीर्वाद है। 40 एमएलए एक साथ निकले जैसे उनके निकले थे, शिंदे लेकर गए थे, लेकिन उसमें से उन्होंने पहले कुछ चालाकी करी थी, कुछ लोगों को पहले ही डिस्क्वालीफाई करने के लिए नोटिस दिया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। अगर ये सचमुच की टूट है तो प्लानिंग से टूट है, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ उनका बचाव नहीं कर सके। तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि इसमें बगैर शरद पवार के आशीर्वाद के सब हुआ होगा। तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? अगर अभी जो बयान अगर आया है, तो उन्होंने कहा कि वो विधायक दल के नेता हैं, यानी अजीत पवार, उनके भतीजे, वो मीटिंग बुला सकते हैं। और मीटिंग बुला सकते हैं माने अगर कुछ करना भी चाहे तो कर सकते हैं। तो अब शरद पवार शुद्ध सौदागिरी पे आए हुए हैं कि यहां से तो पल्ला झाड़ लिया कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये
अजीत पवार का काम है। और दूसरी तरफ विपक्ष की जो मीटिंग चल रही है एकता की, उसमें भी अपना दखल दे रहे हैं। अभी उन्होंने ही जो है, जो शिमला की मीटिंग थी उसको पोस्टपोन कराया और 23 तारीख को जुलाई को वहां के लिए रखा, बंगलौर के लिए। अब मुझे जो लगता है इस बीच उनकी प्लानिंग होगी और क्योंकि शिमला वाली जो मीटिंग होनी थी वो बहुत आसपास ही है, 23 तारीख में कि 10 एक दिन आगे होकर के उसको सरका करके उनको सौदाबाजी का समय मिल जाएगा। और मुझे जो लगता है कि इनकी सौदाबाजी हो रही अपनी बेटी को केंद्र में लाने की। ये पिछली बार भी उन्होंने किया था, अपने लिए राष्ट्रपति का पद मांगा था और बेटी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मांगा था, लेकिन तब हुआ नहीं। लेकिन चूंकि अब की 2024 में का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और महाराष्ट्र में 48 एमपी हैं। महाराष्ट्र और यूपी जो है बड़े बड़े राज्य हैं। अगर इसमें एक तरफा बीजेपी जीत अगर लेती है तो उसको कोई खतरा नहीं है, दोबारा सत्ता में आने से कोई खतरा नहीं है। तो मुझे बहुत संभव ये लग रहा है कि उनको एक टास्क दिया गया है, यहां तो सरकार में आ जाओ और वहां विपक्षी एकता को लास्ट में जो है उसकी पुंगी बजा लो, सारी एकता की बातें करके और बाद में उनको किनारे करके निकल जाओ, जैसे वो बार बार करते भी हैं। कई बार किया उन्होंने। राहुल गांधी वाले बयान पे जब राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे और जेपीसी की बात कर रहे थे और सारी चीजें हो रही थी, तो उस गुब्बारे की हवा शरद पवार ने ही निकाली और आज तक अडानी वाला मामला दोबारा एक शब्द किसी ने नहीं कहा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वार्ता होनी है, हो रही होगी और एक न एक दिन ये इसका परिणाम यही होना है कि जैसे इनकी सौदाबाजी होगी, कंप्लीट हो जाएगी, वो आ जाएंगे। आप ये देखिए, अगर प्रफुल्ल पटेल का होना वहां पर बहुत मायने रखता है। जो आज का जो समारोह था तो उसमें प्रफुल्ल पटेल तो वैसे भी इनके शरद पवार के बड़े करीबी है और प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष भी है और वो इस समारोह में भी शामिल है। और शरद पवार की चुप्पी और एक कुछ धोखा वाले अंदाज में कुछ गोलमोल जवाब देना कि वो विधायक दल की बैठक, वो विधायक दल के नेता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने जैसे पिछली बार उन्होंने अपने विधायकों को कहा था कि आप लौट के आ जाइए, इस बार कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि अल्टीमेटली एक सौदा हो रहा है और विपक्षी एकता को जो है उसे प्रहार करना है, उनका मनोबल तोड़ना है। आप एक जगह पीक पर ले जाइए और जब एकता पीक पर होगी उनकी कुर्सी खींच लीजिएगा, तो फिर वो ऐसे ही धाराशायी हो जाएंगे। हालांकि ये जो विपक्षी एकता हो भी रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी एकता से जो है बीजेपी की जीत पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी 2024 में जीतेगी ही जीतेगी। आज जितने भी विपक्ष के नेता हैं सारे के सारे भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं और ये देश का जो जनमानस चाहता भी है कि भारत की राजनीति स्वच्छ हो, तो हो सकता है कि एक उसको आयाम दे करके और ये उनकी टांग खींच लें। खैर अभी 2-4 दिन में और स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मुझे कतई विश्वास नहीं कि 40 एमएलए जो है उनको छोड़ के जा सकते हैं। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार. धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।